नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञानधारा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्टेट स्पेशल प्राचीन भारत का इतिहास हमारा चल रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने प्रमुख प्रमुख जानकारी पिछली वीडियो में जाना। अभी सिंधु घाटी का विस्तार कहाँ तक है, किन देशों में फैली हुई है, क्षेत्रफल कितना है, क्या क्या प्राचीन नाम है। अब हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, उसमें उसकी प्रमुख जानकारी के बारे में जानेंगे भी क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है, हड़प्पा की खोज किसने की है, कालीबंगा की खोज किसने की है, एक एक को हम अच्छे से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली यार नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो आज हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक तुलनात्मक दृष्टि से, तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से हम जानेंगे और उसके बाद अच्छे से कालीबंगा को भी जानेंगे। देखो आप, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, आपसे पूछ लिया जाए भी हड़प्पा जो शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का, उस सबसे पहले खोजा गया शहर है। इसलिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब आपसे पूछ ली जाए भी हड़प्पा की खोज है वो किसके द्वारा की गई या कब की गई, तो खोज कब की गई, हड़प्पा की खोज की गई 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज की गई कब की गई, 1922 में। ठीक है, सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया 1921 में, देन उसके बाद मोहनजोदड़ो 1922 में। ये आपको दोनों के सन याद रखने हैं। अब हम जानेंगे भी हड़प्पा को किसके द्वारा खोजा गया, तो आपको ध्यान देना है दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया। किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। तो अब देखो आप, मोहनजोदड़ो किसके द्वारा खोजा गया, राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया। अब हड़प्पा से संबंधित नदी आपसे पूछ ली जाए भी हड़प्पा है वो किस नदी के तट पे है, तो रावी नदी के तट पे है। मोहनजोदड़ो के बारे में पूछा जाए भी किस नदी के तट पे है, तो सिंधु नदी के तट पे है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन बने हैं एग्जाम की दृष्टि से भी, जो हड़प्पा रावी नदी के तट पे है वो कौन से तट पे है नदी के, तो हड़प्पा तो रावी नदी के बाएं तट पे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पे है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, ये जो हड़प्पा स्थान है माउंट गोमरी पाकिस्तान के अंदर है। माउंट गोमरी कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर है। और जो ये मोहनजोदड़ो स्थान है ये लरकाना पाकिस्तान के अंदर है। कौन से प्रांत में, लरकाना प्रांत पाकिस्तान के अंदर है, ध्यान देना है आपको। अब आपसे पूछ लिया जाए भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन है, उत्खनन कार्य कब हुआ, उत्खनन कार्य कब हुआ, तो हड़प्पा का उत्खनन कार्य है वो 1926 और 46 में, दो सन में हुआ है, दो बार हुआ है। आपको ध्यान देना है हड़प्पा का 1926 में माधव स्वरूप द्वारा किया गया और 1946 में मार्टिन व्हीलर के द्वारा किया गया। आपको ध्यान देना है, हड़प्पा का उत्खनन कार्य आपसे पूछ लिया जाए तो 1926 में माधव स्वरूप आएंगे, 1946 में व्हीलर के द्वारा आएगा। अब आपसे पूछ लिया जाए भी मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य है वो किसके द्वारा किया गया, किसके निर्देशन में किया गया, तो 1922 से लेकर 35 तक जॉन मार्शल के निर्देशन में किया गया। ठीक है, जॉन मार्शल के निर्देशन में किया गया। अब आपसे पूछ लिया जाए भी हड़प्पा को कितने भागों में विभाजित किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है, तो हड़प्पा को दो भागों में विभाजित किया गया है, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। ठीक है, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। तो आप देखें पश्चिमी टीला क्या है, ये किस नाम से जाना जाता है, पश्चिमी टीले को ध्रुव टीला कहा जाता है क्योंकि ऊपरी भाग है। और ध्रुव कैसे बनते हैं, ऊपर बनते हैं, आपको ध्यान देना है। इसमें कैसे लोग निवास करते हैं पश्चिमी टीले में, पश्चिमी टीले को ध्रुव टीला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये ऊपरी भाग है, क्या है, ऊपरी भाग है। ऊपरी भाग में आपको ध्यान रखना है क्या बनते हैं, ध्रुव बनते हैं, ध्रुव ऊपरी होते हैं, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। इसमें प्रशासनिक लोग क्या करते थे, निवास करते थे। जो पूर्वी टीला है उसको नगर के नाम से जाना जाता है। और नगर कहाँ बसते हैं आप देख लो, निचला भाग होता है नगर,
इस प्रकार इसको याद रख सकते हो। नगर, नगर, नय से निचला आप याद रख सकते हो। दुर्ग ऊपर होता है, बड़ा होता है, तो ऊपरी भाग कहलाता है, ठीक है। और निचले भाग नगर में कौन निवास करते हैं? जनसाधारण लोग निवास करते हैं। अब मोहनजोदड़ो के बारे में आप देखो, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थान है जिसको 8 बार उजड़ने व 9 बार बसने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भी सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ 8 बार उजड़ने व 9 बार बसने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो आपको ध्यान देना है, उसका नाम है मोहनजोदड़ो। अगर मोहनजोदड़ो का उपनाम आपसे पूछ लिया जाए तो मृतकों का टिल्ला और सिंध का नकलिस्तान के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो के दो उपनाम हैं, एक तो है मृतकों का टिल्ला और एक है सिंध का नकलिस्तान। अब मृतकों का टिल्ला इसको क्यों कहा गया है? आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया, हमारा जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा उसका गठन किया गया और प्रमुख जो अध्यक्ष थे उसको जॉन मार्शल जी को बनाया गया और जॉन मार्शल जी के निर्देशन में 2 टीमों का गठन किया गया, यानी ऐसी 2 टीम बनाई गई। एक दयाराम साहनी जी को कार्य सौंपा गया भारत में खोज करने के लिए, दूसरा रखलदास बनर्जी को। तो दयाराम साहनी को तो हमें पता है हड़प्पा का जो शहर हड़प्पा नगर मिला था 1921 में, और मोहनजोदड़ो जो जिसको हम जानते हैं मोहनजोदड़ो के नाम से, रखलदास बनर्जी ने जब खोज की, पुरातात्विक खोज में लगे, तो कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। जहाँ गए वहाँ क्या मिला? एक मृतकों का टीला, यानी जहाँ देखिए वहाँ लाश मृत लोग दफनाए हुए मिले। तो अब सोचा भी जो जॉन मार्शल जी हैं उसको मैं क्या जवाब दूं, तो उन्होंने क्या बोल दिया, जो मुर्दा जो नाम था ना, मुर्दों का टीला, तो मुर्दों को तो उन्होंने क्या बोल दिया, मोहन, और जो इस प्रकार इसको क्या नाम दे दिया, मोहनजोदड़ो नाम दे दिया, ठीक है, मोहनजोदड़ो नाम दे दिया। और इसलिए उसको क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा रखलदास बनर्जी जब खोज कर रहे थे तो क्या मिले थे, लाश सबसे ज़्यादा मिली थी, यानी जो मर गए, जो लोग मरे हुए दफनाए हुए लोग ज़्यादा मिले थे, ठीक है। नेक्स्ट में आप देखो, जो ये पश्चिमी टीला है इसको माउंट एबी का नाम किसने दिया, आपसे पूछ लिया जाए। जो हड़प्पा नगर है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक पश्चिमी टीला, दूसरा पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले को ध्रुव टीला के नाम से, ऊपरी भाग के नाम से जानते हैं, और पूर्वी टीले को नगर टीला या निचला भाग जिसे जनसाधारण लोग निवास करते हैं, और पश्चिमी टीला यानी दुर्गों में प्रशासनिक लोग निवास करते हैं। उस इस मतलब पश्चिमी टीले को माउंट एबी नाम किसने दिया, तो मार्टिन व्हीलर के द्वारा माउंट एबी नाम दिया गया। आपको ध्यान रखना है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब आप नेक्स्ट में देखो और क्या क्या मिला है। जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जब खुदाई की गई तो क्या क्या प्राप्त हुआ, हम बात कर लेते हैं क्या क्या मिला है। आपसे पूछ लिया जाए भी हड़प्पा जो नगर है उसकी सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, हड़प्पा की सबसे बड़ी इमारत आपसे पूछी जाए तो अन्नागार है। क्या है? अन्नागार है। यहाँ 12 कक्षों का एक रूम मिला है, ठीक है। कितने एक साथ में मिले हैं? 12 रूमों का एक, मतलब 12 जो कक्ष बने हुए हैं इस प्रकार, ऐसे एक रूम बना हुआ है, 6 इस साइड में ऐसे बने हुए हैं और 6 इस साइड में ऐसे करके एक रूम मिला है। और जहाँ इस मिट्टी की जब यहाँ पर खुदाई की गई तो मिट्टी के अंदर हमें किसका साक्ष्य मिला है, किस खेती का होने का, किस फसल का होने का साक्ष्य मिला है, गेहूं और जौ। क्या प्राप्त हुए हैं हड़प्पा से? हड़प्पा की आपसे सबसे बड़ी इमारत अगर पूछ ली जाए तो अन्नागार है, और 12 कक्षों का एक रूम प्राप्त हुआ है। और यहाँ मिट्टी की जब खुदाई हुई तो उसमें किस फसल के साक्ष्य मिले, गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले। अब मोहनजोदड़ो की बात कर लेते हैं। हमें मोहनजोदड़ो में अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ी इमारत कौन सी है तो धान्यागार है। एक ही बात है, अन्नागार और धान्यागार दोनों एक ही बात है, नाम चेंज किया गया है, धान्यागार मिला है। और मोहनजोदड़ो की अगर आपसे पूछ लिया जाए भी सबसे प्रसिद्ध इमारत पूछ ली जाए तो विशाल स्नानागार है। और जो ये विशाल स्नानागार है इसे विश्व की अद्भुत इमारत किसने कहा, आपसे पूछ लिया जाए भी जो मोहनजोदड़ो का
जो प्रसिद्ध इमारत है उसका नाम है विशाल स्नानागार। इस विशाल स्नानागार को विश्व की अद्भुत इमारत किसने कहा? तो आपको ध्यान देना है, जॉन मार्शल ने कहा। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट में लिखा है जो ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है, उसको मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वां राजधानी किसने बताया? यानी दोनों को जुड़वां या प्रशासनिक राजधानी, जुड़वां राजधानी किसने बताया? तो पिगट मोदे ने बताया, प्रोफेसर पिगट मोदे जी हैं। ठीक है, अब हम और जानेंगे भी हड़प्पा में मूर्ति से लेकर जानेंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, कि मोहनजोदड़ो में किस प्रकार की मूर्ति मिली है और हड़प्पा में किस प्रकार की मिली है। देखो आप, हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को तुलनात्मक रूप से पढ़ रहे हैं। तो अब देखो आप, हड़प्पा में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो एक स्त्री के गर्भ में पौधा उगता हुआ दिखाई गया है, क्या मिला है? स्त्री के गर्भ से पौधा उगते हुए क्या प्राप्त हुआ है? कोई स्त्री है और उसके गर्भ से क्या निकल रहा है? कोई पौधा उगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम कौन सा काल पढ़ रहे हैं? आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ रहे हैं, ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन इसको हम लिख पढ़ नहीं पाए हैं। ओनली क्या किया गया है? अनुमान लगाया गया है, यानी कोई स्त्री है उसके अग्रों से क्या निकल रहा है? पौधा निकलता हुआ दिखाई दिया गया है। तो हमने क्या कर लिया है? अनुमान लगा लिया है कि वो मूर्ति किसकी है? हड़प्पा के अंदर उर्वरता उर्वरता देवी की मूर्ति है। ठीक है, कैसी? उर्वरता देवी की मूर्ति है। पृथ्वी की मूर्ति भी मिली है और नर्तक की मूर्ति भी मिली है। और किससे बनी हुई है? काले पत्थरों से निर्मित है। हड़प्पा के अंदर उर्वरता देवी की मूर्ति मिली है, स्त्री के गर्भ से पौधे को उगते हुए दिखाई दिया गया है, और पृथ्वी की मूर्ति मिली है, और नर्तक की मूर्ति मिली है। और किस पत्थर से निर्मित मिली है? काले पत्थर से निर्मित मिली है, आपको ध्यान देना है। ये है हड़प्पा की बात। अब जानो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के अंदर नटराज की मूर्ति मिली है, नटराज, पशुनाथ की मूर्ति मिली है और राज पुरोहित की मूर्ति मिली है। अब मोहनजोदड़ो को आप कैसे याद रखोगे? जैसे मुरली मोहन कृष्ण नहीं है, तो आप इस पर ऐसे याद रख सकते हो कि मोहन कृष्ण क्या थे? एक राजा थे। और नटराज के हिसाब से ऐसे नटखट थे, और पशु के हिसाब से ऐसे याद रख सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा गाय चराया करते थे। यानी पशु है, नटराज है, राजा पुरोहित है, यानी सब की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो। यानी मोहन मुरली वाले के साथ जोड़कर आप कैसे हैं? मोहन मुरली वाले एक राजा है और पशुओं की उसके पास पता ही है गायें कितनी थी, और नट मतलब नटखट थे। तो नटराज की मूर्ति, पशुनाथ की मूर्ति, राजपुरोहित की मूर्ति, ये सब आपसे पूछ लिया जाए भी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे नटराज की मूर्ति, पशुनाथ की मूर्ति, राजा पुरोहित की मूर्ति आपको प्राप्त हुई है? तो आपको बताना है मोहनजोदड़ो। ठीक है, इधर हड़प्पा में नर्तक की मूर्ति मिली है जो काले पत्थर से निर्मित है, इधर मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कांस्य से निर्मित है। ठीक है, अब इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट में आप देखो, हड़प्पा में अगर हम बात करें तो कब्रिस्तान मिला है R37 के नाम से, R37 के नाम से कब्रिस्तान मिला है। अब आप कहोगे R37 क्या है? तो आप देखो, जब हड़प्पा की खुदाई की गई तो यहाँ पे क्या मिला? 57 मानव के कंकाल मिले। कितने टोटल मिले? 57। उनमें से खोज या रिसर्च किस पर किया गया? 37 कंकाल पर ही किया गया। इसलिए उस हड़प्पा के जो कब्रिस्तान को नाम क्या दे दिया गया? R37 नाम दे दिया गया। यानी कुल टोटल आपसे पूछा जाए विमानों के कितने कंकाल प्राप्त हुए थे? 57 कंकाल प्राप्त हुए थे। और रिसर्च यानी खोज कितने ऊपर की गई? 37 पर की गई। तो इसलिए हड़प्पा के कब्रिस्तान को R37 नाम दे दिया गया। इधर देखो आप, मोहनजोदड़ो, अगर हम मोहरों को लेकर बात करें तो सर्वाधिक मोहरें आपसे पूछ ली जाए कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो में मिली है। अभिलिखित या अभिलेख पर मोहरें पूछे तो कहाँ मिली है? हड़प्पा में मिली है। अभिलेख हो संबंधित मोहरें पूछे तो हड़प्पा बताना है। और सर्वाधिक मोहरें कहाँ प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई है। कहाँ हुई है? मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई है। अगर बेलनाकार मोहरों की बातें करें तो कालीबंगा में आएगी, आगे हम पढ़ेंगे भी कालीबंगा में कौन सी मोहरें मिली है? बेलनाकार मिली है। और मोहनजोदड़ो के अंदर एक स्वातिक चिन्ह
ऐसा सांतिया, जिसको गांवों में हम संख्या बोलते हैं, गाँव के अंदर स्वातिक चिन्ह भी प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के अंदर आपको ध्यान रखना है, शंख से निर्मित बेल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किससे निर्मित? शंख से निर्मित बेल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, गाय के किसी प्रकार के हड़प्पा से कोई साक्ष्य नहीं मिले। अब आप कहोगे बेल के साक्ष्य मिले हैं, गाय के नहीं मिले। हाँ, ये थोड़ा सुनने में अजीब लगता है, भी गाय के बिना बेल कहाँ से आ गया, लेकिन आपको ध्यान देना है, जब यहाँ साक्ष्य खोजे गए हैं तो शंख से निर्मित बेल मिला है, बेल के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन गाय के किसी प्रकार के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए भी सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थान है, ऐसा कौन सा नगर है जहाँ साक्ष्य के रूप में बेल के, शंख से बने बेल के एक साक्ष्य मिले हैं लेकिन गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो आपको आंसर देना है हड़प्पा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट में है कालीबंगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हमने तुलनात्मक रूप से अच्छे से जान लिया। अब हम जानेंगे कालीबंगा को, भी कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये स्थान कहाँ पर है, कौन सी नदी पर है। तो आप देखो, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। आपसे शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाए तो आपको बताना है काले रंग की चूड़ियाँ। आपको पूछ लिया जाए भी कालीबंगा जो स्थान है वो कहाँ पर है, राजस्थान, और राजस्थान में कहाँ पर है, हनुमानगढ़ के अंदर है, आपको ध्यान देना है। नदी आपसे पूछ ली जाए तो प्राचीन सरस्वती, जिसे आप घग्गर भी बोल सकते हो, अकरा नदी भी बोल सकते हो। अकरा इसलिए, ये पाकिस्तान के कोटावाग तक जाती है। जब पानी की अधिकता होती है तो इसमें क्या आता है, बाढ़ आ जाता है, और कहाँ चली जाती है, ये पाकिस्तान चली जाती है। और पाकिस्तान जाने पर इसको किस नाम से जाना जाता है, अकरा नाम से जाना जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए भी कालीबंगा की सर्वप्रथम जानकारी किसके द्वारा दी गई। हमें कालीबंगा की जानकारी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई, तो एलपी टेस्टिटोरी इटली के उद्देन शहर के हैं। एलपी टेस्टिटोरी इटली के उद्देन शहर के हैं। और किस समय राजस्थान आए, गंगा सिंह जब राजा थे ना, उस टाइम ये आए थे, और उन्होंने क्या बताया था कि यहाँ एक कालीबंगा कोई स्थान है, ऐसे ऐसे करके सब बताया था। और बीकानेर के अंदर आपसे पूछ लिया जाए तो टेस्टिटोरी का क्या बना हुआ है, स्मारक बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या बना हुआ है, बीकानेर के अंदर स्मारक बना हुआ है। नेक्स्ट देखो, कालीबंगा की खोज है वो किसके द्वारा की गई है, तो कालीबंगा की खोज 1951 से 53 तक किसके द्वारा की गई, अमलानंद घोष, ए घोष के नाम से भी आप कह सकते हो। उत्खनन कार्य आपसे पूछ लिया जाए कालीबंगा का, तो 1961 से लेकर 69 तक उत्खनन कार्य चला। किसके निर्देशन में, बीबी लाल और बीके थापर। कौन है बीबी लाल और बीके थापर हैं। बीबी लाल का पूरा नाम आप ऐसे याद रख सकते हो, ब्रजवासी लाल, और बीके थापर का पूरा नाम बालकृष्ण थापर। ठीक है, अब यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनता है भी ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका संबंध कालीबंगा से नहीं है, तो आपको ध्यान देना है अमलानंद घोष का भी कालीबंगा से संबंध है, बीबी लाल का है, बीके थापर का है, टेस्टी टोरी का है। जब कालीबंगा की खोज की गई उस टाइम राजा कौन था, गंगा सिंह राजा था। टेस्टी टोरी जब हमारे राजस्थान में आए तो राजा कौन था, गंगा सिंह था। सबसे पहले हमें कालीबंगा की जानकारी किसने दी, तो टेस्टिटोरी द्वारा दी गई। इस प्रकार आपको याद रखना है सब। ठीक है, कैसे भी पूछा जा सकता है भी कौन सा व्यक्ति कालीबंगा से संबंधित है, कौन सा नहीं है, किस सन में खोज हुई, किस सन में उत्खनन कार्य हुआ, ये सब अच्छे से आप देख लेना। हड़प्पा सभ्यता की दीनहीन या निर्धन बस्ती भी किसको कहा जाता है, आपसे पूछ लिया जाए भी हड़प्पा सभ्यता की दीनहीन या निर्धन बस्ती कालीबंगा को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी, कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा, तो आपको ध्यान देना है डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा। यानी डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को क्या कहा, हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। अब कालीबंगा के अन्य साक्ष्य देखो क्या क्या मिला है। कालीबंगा की जब खुदाई हुई है, खोज हुई है, उत्खनन कार्य हुआ है, तो हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, वहाँ से हमें मिले हैं मकान। कैसे मकान, कच्ची ईंटों से निर्मित मकान मिले हैं। यानी अब आपसे पूछ लिया जाए भी हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर हमें कच्ची ईंटों से बने हुए मकान प्राप्त हुए हैं, तो आपको आंसर देना है कालीबंगा के अंदर
कच्ची ईंटों से निर्मित मकान प्राप्त हुए हैं। इन ईंटों को सूर्य के ताप में पकाया जाता था, इसलिए अन्य नाम क्या है इस ईंटों का? सूर्यतापी भी नाम है। कहाँ पकाया जाता था? सूर्य के ताप में ईंटों को पकाया जाता था, इसलिए इसे सूर्यतापी भी कहा जाता है। अगर ईंटों का आकार आपसे पूछ लिया जाए तो 4:2:1 के आकार में है। और जो हमें मकान मिले हैं उस मकानों पर मिली है दरारें, और दरारों से हमने क्या किया है? अनुभव किया है। खाली कालीबंगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इसमें हमें किसी प्रकार के कोई साक्ष्य को हम पढ़ नहीं पाए हैं, खाली क्या लगाया है? अनुमान लगाया है। दरारों दरारों को देखकर ऐसे अनुमान लगाया है कि मकानों में दरार पड़ने का कारण यही है कि यहाँ पे भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं, जो विश्व में एकमात्र कहाँ मिले हैं? कालीबंगा के अंदर मिले हैं। आपको ध्यान देना है, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए भी सिंधु घाटी का ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर विश्व में एकमात्र भूकंप के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा के अंदर मिले हैं। आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट में नालियां आपसे पूछ ली जाए भी कालीबंगा की नालियां हैं वो कैसी थी? तो लकड़ी से निर्मित विश्व में एकमात्र यहाँ से कालीबंगा से प्राप्त हुई है। नालियां ऐसे बनाई जाती है, आपको पता ही है। तो लकड़ी से निर्मित आपसे पूछ ली जाए विश्व में एकमात्र, तो कहाँ मिली है? कालीबंगा के अंदर मिली है। कुछ नालियां पक्की ईंटों से भी निर्मित मिली है, लेकिन लकड़ी से निर्मित अगर आपसे पूछा जाए विश्व में एकमात्र नाली कहाँ मिली है? कालीबंगा राजस्थान हनुमानगढ़ के अंदर मिली है। आपको ध्यान देना है। अन्य देखो क्या क्या साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा के अंदर। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं पूरे विश्व में, कालीबंगा के अंदर ही मिले हैं। आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है। जुते हुए खेत के साक्ष्य पूछे तो कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में। ऊंट की जानकारी अगर आपसे पूछ ली जाए तो कहाँ मिली है? यानी किसके द्वारा जोते गए हैं खेत? ऊंट के साक्ष्य मिले हैं। और हल भी कहाँ मिला है? कालीबंगा में मिला है। इस प्रकार देखो एक ऐसा होता है जिससे खेत को क्या किया जाता है? जोता जाता है। और एक साथ दो फसल बोने की कला भी कहाँ दिखाई दी गई है? कालीबंगा के अंदर। एक साथ दो फसलों को बोने की कला है वो कहाँ मिली है? कालीबंगा के अंदर मिली है। और एक साथ खेत बोने की जो कला है उसको किस नाम से जानते हैं? तो ग्रिड पैटर्न के नाम से जानते हैं। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो और क्या क्या साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा के अंदर। कालीबंगा के अंदर एक बालक का कपाल खंड यानी खोपड़ी मिली है, जिसमें कितने छिद्र मिले हैं? आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है भी बालक का कपाल खंड या खोपड़ी कहाँ प्राप्त हुई है? कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कितने छिद्र मिले हैं? 6 छिद्र मिले हैं। आपको ध्यान देना है। और आपको ये भी ध्यान देना है भी कालीबंगा के लोग इससे अनुमान लगाया जा सकता है भी बालक की खोपड़ी मिली है, खोपड़ी के अंदर 6 छिद्र मिले हैं। तो यहाँ के जो लोग थे वो किससे परिचित थे? किसकी जानकारी थी? शल्य चिकित्सा की जानकारी थी। अब आपसे पूछ लिया जाए भी कालीबंगा के जो लोग हैं उसको किस प्रकार की जानकारी थी? शल्य चिकित्सा की जानकारी थी। आपको ध्यान देना है। और कालीबंगा के अंदर 7 हवन कुंड मिले हैं, जिसे आप अग्नि वेदिका भी बोल सकते हो। कितने मिले हैं? ध्यान देना है। कुल ऐसे भी पूछा जा सकता है भी कालीबंगा के अंदर जो हवन कुंड मिले हैं, अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, उसकी संख्या कितनी है? 7 है। और हवन कुंड या अग्नि वेदिकाएं कहाँ मिली है? तो कालीबंगा के अंदर मिली है। और उस अग्नि कुंड या हवन जो वेदिकाएं हैं उसमें कुछ पशुओं की हड्डी मिली है। क्या मिली है? पशुओं की हड्डी मिली है। उससे हम क्या कर सकते हैं? अनुमान लगा सकते हैं कि कालीबंगा के अंदर पशु बलि देने की क्या थी? परंपरा थी। यानी उस हड्डियों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? अनुमान लगा सकते हैं कि पशुओं को बलि देने की क्या थी? परंपरा थी। ठीक है। नेक्स्ट देखो कालीबंगा से हमें बेलनाकार मोहरे मिली हैं। बेलन कैसा है? ब्लैक रंग, काले रंग का है। इस प्रकार आप याद रख सकते हो। ठीक है। कालीबंगा से कैसी मोहरे मिली हैं? बेलनाकार मोहरे मिली हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, कालीबंगा के अंदर 3 प्रकार का दाह संस्कार करने की जानकारी हमें प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता का ऐसा कौन सा शहर है, कौन सा नगर है जहां हमें 3 प्रकार का दाह संस्कार करने की जानकारी के साक्ष्य मिले हैं? तो ध्यान देना है, वह है कालीबंगा। और कौन कौन से हैं ये 3 प्रकार के दाह संस्कार? देखो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं देखो।
सबसे पहले तो ध्यान देना है कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? पुनर्ण स्वाधान, दूसरा है आंशिक या कलश स्वाधान, आंशिक या कलश स्वाधान, तीसरा है समाधि या प्रतीकात्मक। ठीक है, पूर्ण का मतलब होता है, इसमें क्या होता है, या तो पूर्ण रूप से अंतिम संस्कार यानी अग्नि के द्वारा जला दिया जाता है या फिर दफना दिया जाता है। ठीक है, और आंशिक का मतलब होता है, आंशिक या कलश समाधान का मतलब क्या होता है, आप ध्यान दें। इसमें क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके शव को ऐसे ही खुले में छोड़ दिया जाता है, किसी पालतू जानवरों के द्वारा उसको खा लिया जाता है। जब लास्ट में कुछ हड्डियाँ या कुछ टुकड़े शरीर के बच जाते हैं, उसको कलश में डालकर स्वाधान किया जाता है, इसको आंशिक या कलश स्वाधान बोला जाता है। ठीक है, समाधि या प्रतीकात्मक का मतलब क्या होता है, इसमें 2 प्रकार की कब्र होती है समाधि या स्वाधान में। एक आयताकार कब्र बनाई जाती है, दूसरी अंडाकार बनाई जाती है। आयताकार कब्र होती है, उसमें किसको लेटाया जाता है, जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसको लेटाया जाता है। और जो अंडाकार है, जो अंडाकार कब्र है, उसमें उसकी प्रिय वस्तु को रखा जाता है। ठीक है, किसको रखा जाता है, प्रिय वस्तु को रखा जाता है। और जब आयताकार कब्र और अंडाकार कब्र दोनों मिलती है तो उसको हम चिरायु कब्र के नाम से जानते हैं। ये ध्यान देना है भी, आयताकार और अंडाकार कब्र जब दोनों मिलती है तो किस नाम से जानते हैं, चिरायु कब्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, ये थी हमारी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा के बारे में प्रमुख जानकारी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना भी हमारा आज का सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।